टोरेंट फार्मा के चार्ट को रीड करेंगे। किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। जब भी आप ट्रेड करो तो सबसे पहले आपका टाइम फ्रेम सिलेक्ट होना, अच्छा टाइम फ्रेम सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड किस तरीके से हो सकता है। अब ये आप जो देख रहे हो डेली वीकली मंथली, ये जो टाइम फ्रेम होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जब भी आप उस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो इसका मतलब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे आप वो पोजीशन लेते हो। वो एक बड़ा स्विंग भी हो सकता है और एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो प्राइस एक्शन किस तरीके का होगा। फिर ये जो 30 मिनट से लेके 4 आवर्स तक का जो टाइम फ्रेम है वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग, उसके लिए ठीक होता है। एक डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी आप 1 घंटे के चार्ट में एनालिसिस करोगे तो शायद वो एक दिन में भी आपको रिजल्ट दे सकता है। मार्केट है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वो आपको एक दिन में भी दे सकता है, एक सेकंड में भी दे सकता है, एक महीने में भी वो रिजल्ट दे सकता है। डिपेंड करेगा वो स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। मार्केट साइडवेज है या मोमेंटम में है। अगर मोमेंटम में होगा तो आपको फास्ट रिटर्न मिलेगा, साइडवेज चले गया तो आपको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो और ये जो दो टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट से लेके 15 मिनट, वो है सिर्फ इंट्राडे के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो आपको उसी टाइम फ्रेम में देखना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपको वो डायरेक्शन मिसमैच दिखेगा। अब जब बड़े टाइम फ्रेम में आप रहोगे तो आपको एकदम परफेक्ट डायरेक्शन दिखता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो अभी इस टाइम फ्रेम पे हम लोगों का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म या डे ट्रेडिंग टाइप का एक स्टाइल है, जिसमें हम लोग मीडियम जो टाइम फ्रेम होते हैं 30 मिनट से लेके 4 घंटे तक का टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे प्रोसेस है आपको मैंने समझा दिया कि पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है, जब तब आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट का। तो पहले आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उस बेसिस पे आपका टाइम फ्रेम सिलेक्ट होना चाहिए। तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है कि पोजीशन लो, होल्ड करो और रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। इंट्राडे हम लोग करते नहीं है। इंट्राडे में अगर वो रिजल्ट आया तो अच्छी बात होती है हमारे लिए। तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, करंट ट्रेंड इस स्टॉक का या इस इंडेक्स का क्या है। तो टोरेंट फार्मा का करंट ट्रेंड आपको अगर देखना है तो प्राइस एक्शन में बहुत सिंपल तरीके से देखा जाता है कि हाई के बाद और एक हाई बना है या नहीं। अब ये हाई जो बना था वो अक्टूबर को बना था, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्राइस ऊपर गई है क्या, इस हाई के ऊपर गई है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये अब ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो क्या है, इसके नीचे का हाई क्या है, ये है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है अभी कि ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे देखो लोअर हाई लग चुका। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट हाई कहाँ पे लगा, ये रिट्रेसमेंट हुआ फिर से, ये भी हाई इसके नीचे है। तो समझ में आ रहा है ये डाउन ट्रेंड है। अब ये रिसेंटली जो हाई लगा वो भी आपको अगर मार्क करोगे तो ये इसके नीचे ही है। तो हम लोगों को ट्रेंड अभी क्लियर कर समझ में आ गया कि ये डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के लिए, और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड समझ में आ गया। प्लस अभी हम लोग हाई देखा, हम लोगों ने लो है। तो इस यहाँ से जब ये अप ट्रेंड में मार्केट था तब ये जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक होने के बाद एक फ्रेश लो लगा। मतलब ये लो ब्रेक हुआ, ये भी मतलब लोअर लो लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब इस लो को भी मार्केट ने ये लो लगाकर ब्रेक कर दिया। तो समझ में आ गया हाइयर लो और लोअर हाई दोनों सिचुएशन समझ में आ गई हम लोगों की, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ये समझने के बाद हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है।
मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कैसे चलता है, ये बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते या कहीं पे भी हम लोग बाय नहीं कर सकते। उसके लिए एक ट्रेंड कैसे चलता है, मार्केट कैसे चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है कि दो तरीके से ही ट्रेंड होता है। एक, जब अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट ऊपर जाके नीचे जाके ऐसे जाता है। और अगर उसको नीचे आना है तो वन साइड तो आता नहीं कोई भी मार्केट, तो नीचे आता है, रिट्रेस करता है और फिर नीचे आता है। यही ट्रेंड होता है, यही मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ये अगर किसी ने समझ लिया तो उसको चार्ट को देखने की जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने लोग भूल जाएंगे कि ब्रेकआउट भी होता है। ब्रेकआउट पे सिर्फ ट्रैक होता है, वो अभी आगे मैं समझा सकता हूँ आपको। तो ट्रेंड को देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, तो शुरू करते हैं इस हाई से। इस हाई से मार्केट नीचे आया तो नीचे कहाँ तक आया, ये लो तक आया। तो इसको मार्क कर दिया हम लोगों ने। फिर मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस किया ऊपर तक, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया ये। तो जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिखाया, मार्केट जब गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा। ये समझ में आ गया आपको कि मार्केट वन साइड नीचे नहीं आता, कभी भी रिट्रेस होता है, रिट्रेस करके ही आएगा। तो इसमें, इस चार्ट में आपको कितनी बार ये चीजें देखने को मिल रही है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो बड़ा ट्रेंड हाथ में आ गया। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे, इस हाई से यहाँ तक ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक, तो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कितने कितने ट्रेंड यहाँ पे सिर्फ निगेटिव ही बने। आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर क्या होगा, इस हाई से देखो ये लो तक मार्केट गिरा, तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ, फिर ये हाई बना, फिर मार्केट नीचे। दिख रहा है ट्रेंड, दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। कितनी बार आपको नजर आएगा वही, इस हाई से इस लो तक मार्केट आ गया, फिर देखो मार्केट ऊपर, ये नीचे। ठीक है, इस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। फिर देखो आप, इस हाई से मार्केट नीचे गिरा स्लो तक, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। फिर से देखते हैं, इस हाई से इस लो तक मार्केट आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया। कितनी बार हुआ ये, अब फिर से देखो आप, इस हाई से मार्केट नीचे गिरा यहाँ तक, फिर रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट नीचे ही आया। तो आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे दिखने चाहिए चार्ट पे कि ये क्या दर्शा रहा है हम लोगों को, कि मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट का गिरने का स्टाइल आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब क्या होगा। तो अब रिसेंट ट्रेंड में देखना है आपको। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने मार्किंग की है उसी तरीके से गिर रहा है क्या। तो अभी हम लोग रिसेंट रिजेक्शन से स्लोप हो जाएंगे, ये रिट्रेस, फिर से मार्केट नीचे ही गिरा यार। कितनी बार हुआ ये, अब देखो हम लोगों को ट्रेंड दिखा, ये क्या है, ऊपर से लेके मार्केट क्या हो गया, नीचे आया। अब क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना होता, शॉर्ट कैसे करना होता है, यहाँ पे करना होता है। ट्रेंड का पता चल गया आप लोगों को कि अब क्या होगा, ये नीचे गिरा है तो क्या होगा, रिट्रेस होगा। तो रिट्रेस के लेवल्स हम लोग अभी निकालेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट क्यों नहीं करना है उसका भी एक लॉजिक हमारे पास है, वो अभी मैं शेयर करूंगा। तो पहले स्ट्रक्चर को समझो। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, शॉर्टर्स आएंगे और इस लो को
ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट आपको ये स्ट्रक्चर समझ गया होगा। इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है कि क्या मार्केट कर सकता है। अभी यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं करना, क्यों रिट्रेसमेंट का वेट करना है? तो हम लोग सिंपल है कि इस लो से इस हाई तक जाते हैं। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ पे देखो आप, ये जो अपमूव का रिट्रेस हुआ तो ये फिबो जो लेवल है यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो ये बाउंस करेगा। लेकिन यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमेशा जब ट्रेड लेना होता है तो उसका रिस्क तो रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। अब इस जो भी स्ट्रक्चर बना है इसमें अगर आप बाय करो तो आपको जो बाउंस मिलेगा वो कम मिलेगा, वो यहाँ तक ही मिलेगा। का रिस्क ज्यादा होता है और रिवॉर्ड कम होगा, क्योंकि कभी भी ये ट्रेड पलट सकता है। ये जो बाउंस आएगा वो शॉर्ट आएगा, एकदम छोटा सा बाउंस आएगा, लेकिन जो गिरेगा वो बड़ा ट्रेंड आपको देगा। तो जब भी आपको देखना है कि बाई साइड में मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा या शॉर्ट साइड में, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ये शॉर्ट में ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट के लिए वेट करना है। अब शॉर्ट के लिए वेट करना है तो ये स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग को लेवल्स भी तो चाहिए ना, कि लेवल्स के बिना हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते ना। कहीं पे भी आग बंद करके शॉर्ट करेंगे तो लॉस होता है। तो लेवल्स निकालने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग काम करते हैं। जो इस अप ट्रेंड में ये जो सपोर्ट्स बने तो वो ब्रेक हो गए। ठीक है, तो वो ब्रेक हुए तो ये लेवल मिला, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये लेवल क्या है, 3242 जो लेवल है, 3250 है ग्राउंड फिगर। ये एक सपोर्ट ब्रेक हुआ तो 3220, और ये 3205, मतलब 3200 से लेके 3250 का ये क्या है, सप्लाई जोन। यहाँ से ये जो भी सप्लाई जोन है यहाँ पे पोजीशन बनती है, और रिवॉर्ड क्या होता है, ये होता है। पहले इस जोन को वो ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा और इस जोन में आएगा। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस बहुत सिंपल होता है कि ये जो सप्लाई है 3312, इसका अगर डेली क्लोजिंग आ जाए तो यहाँ पे ये पोजीशन को निकालना होता है। ठीक है, होल्ड नहीं करना होता है, निकालना होता है। कभी कभी क्या होगा कि अगर ये ट्रेड फेल होता है, अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं किए तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ये करके ऊपर चले जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, एंट्री पता होना चाहिए, और डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो हम लोगों को ये तीनों चीज यहाँ पे दिख गई। और एक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं कि जब भी मैंने कहा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग लोग करते हैं तो इस तरीके से ट्रैप होता है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं उनके लिए ट्रैप है। अब ये नीचे क्यों आएगा, इस इसका लॉजिक क्या है? तो जब भी आप सोचो कि ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से ये देखो, ये एक यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखा, और लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। तो ब्रेकआउट एक्चुअल क्या होगा, जिसने ये नोटिस करके ब्रेक किया होगा एंट्री, वो ये भूल गया कि ये एक रेजिस्टेंस, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल होता है। जब भी रेजिस्टेंस पास में होगा तो ब्रेकआउट फेल होता है। तो ये फेल हो गया। इसके ऊपर जिन्होंने ऑर्डर्स लगा के रखे थे बाय के, उनका बाय हुआ और मार्केट नीचे आ गया। अब क्या होता है कि जो थोड़े से जिनको पता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो उनका स्टॉप लॉस ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो
जहां पे इन्होंने एंट्री की थी ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने, वो तो यहाँ पे एग्जिट हो गए। जिनको नॉलेज है, जिनको एक्चुअली थोड़ा बहुत आता है, उनको पता है कि ये फेल हो गया, ये पैटर्न टोटली फेल हो चुका है, और तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो मानने के लिए रेडी नहीं होते कि हम लोगों ने गलती की है, हम लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके गलती की है, उसके बाद भी दिख रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, उसके बाद भी वो एग्री करने के लिए रेडी नहीं होते कि ये हम लोगों को यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। वो क्या करते हैं, अब होप में बैठे हुए, होप में बैठेंगे तो क्या होता है, मार्केट उनको होप देगा। मार्केट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, वो एक रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट करेगा तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था उनकी सोच क्या होगी कि यहाँ पे तो ज्यादा लॉस हो रहा है, तो थोड़ा ऊपर आने देते हैं कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगी। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा होप देगा, वो क्या करेंगे, एक एवरेज करेंगे, फिर से मार्केट नीचे इस लो को ब्रेक करेगा। अब इस लो को क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो इसके नीचे होता है। ये तो निकल गए, लेकिन इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये लो है, इसके नीचे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ जब जाएगा एक फ्रेश एंट्री शॉर्टर्स की बनेगी, और ये नीचे लाके इसका लिक्विडिटी लेके जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरी तरीके से ये निकल जाएंगे, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर इनको लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर चले गए। लेकिन वो मानने के रेडी नहीं होते कि ये गलत ट्रेडिंग उन्होंने की है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रैप हो चुका है। तो ट्रैप से क्या होता है, मार्केट एक ब्रेकआउट ट्रैप, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट ट्रैप में एग्जिट होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मार्केट एक होप दे के फिर से इस स्लो को ब्रेक करेगा। तो हम लोगों को इस प्राइस एक्शन से क्या समझ में आ गया कि इसमें शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट में कन्विक्शन कैसे बढ़ता है कि आपकी हर टाइप की एनालिसिस यही बोल रही है कि यहाँ पे बाय करना उचित नहीं है, बाय करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जो फंसते हैं वो कौन फंसते हैं, इसमें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम पे 99% लोग लोअर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो अब देखो लोअर टाइम फ्रेम पे वही स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, यहाँ पे वो लोग बाय करते हैं, और उसके बाद मार्केट उनको इस तरीके से लात मार के नीचे गिरा। इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी काम नहीं करना होता है। आज भी काफी लोग, आप अगर देखोगे इस चार्ट को, अभी भी काफी लोग इस तरीके से एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कि कब मैं यहाँ पे आके ऊपर बाय करूँ, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। तो ये बहुत गलत तरीके की ट्रेडिंग होती है जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। तो हमेशा ये याद रहे कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है ऐसे टाइम फ्रेम पे, और चार्ट को समझना है कि इसने लो ब्रेक किया है क्या, या हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लो ब्रेक हो चुका है, प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है, ब्रेकआउट का ट्रैप हो चुके हैं। तो प्राइस आपको सिर्फ यहीं पे शॉर्ट की तरफ ही इशारा कर रही है, तो हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है। अब ये जो दो जोन मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ट्रेड कैसे बनेगा वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है। जैसे कि आज डेट है 25, कल आज संडे है, कल 26 है, तो 26 को अगर आप मई मंथ का कोई भी कॉल या ऑप्शन लेते हो, तो आपको देखना होता है कि ये मंथली एक्सपायरी कब एंड हो रही है, 29 मई को। तो अगर ये यहाँ पे अगर वहीं पे रह गया, यहाँ पे आपने एक्शन ले लिया, इसी मंथ का पुट ले लिया, तो क्या होगा, अगर ये यहीं पे रहा तो पुट तो जीरो हो जाएगा। इसलिए कॉमन सेंस यूज करना है कि नेक्स्ट
एक्सपायरी में जाना है, जहाँ पे हम लोगों को एक ज्यादा टाइम मिल सके उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपायरी में चले गए, तो इन द मनी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 3250 या 3300 का हम लोग ऑप्शन ले। अगर नेकेड ऑप्शन करा तो 26 जून में गए, पी देखेंगे। तो अभी ये, अब देखो तो एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस मंथ का एक्सपायरी अभी तक एंड नहीं हुआ। तो जब भी रिट्रेसमेंट होगा तब यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा ये ऑप्शंस, तब जाके ट्रेड लेना है। ठीक है। अब इसमें और एक चीज आ जाती है कि अब हेज कैसे करें। तो हेज में टोरेंट फार्मा सिलेक्ट करेंगे। टोरेंट फार्मा 3250। ठीक है, ये ऑप्शन पी को हम लोग बाई करते हैं पहले जून में। ठीक है। अब ये नेकेड ऑप्शन अगर आप बाय करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि रिस्क बढ़ जाता है। ये एक्टिव नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और 3200 का ऑप्शन ले लेते हैं। टोरेंट 3300 पी जून का बाई करेंगे। अब इसका कॉस्टिंग देखो 46,000 प्लस रिस्क बढ़ेगा। अब इसको हेज करना है, तो हेज करने के लिए हम लोग देखेंगे कि नीचे के लेवल्स तक कहाँ पे आ सकते। तो 3000 का हम लोग 3000 या 3100 का पी को शॉर्ट करेंगे। तो 3100 पी हम लोगों ने शॉर्ट किया, तो आपका मार्जिन ये होता है, एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। अब यहाँ पे दिख गया आपको 3300 का पी बाई करके 3100 का पी शॉर्ट करेंगे, तो हम लोगों को एक हेज मिल जाता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस क्या है हमारा, ये 3300। तो 3300 पे जाके कितना लॉस हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पे दिखता है। 13,000, 3300 पे हम लोग जाएंगे। ये इतना, ये जो ब्लू में है वो आपका रिस्क हो गया, और रिवॉर्ड आपका ये ऊपर जितना आप जाओगे वो आपका रिवॉर्ड होता है। वैसे ही फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिलीट करना होता है और टोरेंट फार्मा का फ्यूचर हम लोग देखेंगे जून का, इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप मार्जिन 1,35,000 के आसपास। तो मार्जिन कम करने के लिए हम लोग हेज करेंगे फिर से टोरेंट का 3,200 का सीई जून का बाय करेंगे। तब देखो आप। हम्म, ये मई का हुआ है। फ्यूचर ये है इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आप मार्जिन कम हो जाता है 56,000, आपकी पोजीशन हेज हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। और आप एनालिसिस भी कर सकते हो यहाँ पे कि आपको कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। तो स्टॉप लॉस क्या है हमारा 3300 के आसपास। तो ये देखो 13,000, ये जो ब्लू में है वो आपका रिस्क है, और आगे जाके जितना भी होगा वो आपका रिवॉर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको एनालिसिस करना है, ऑप्शन कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे हेज करना है, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है। थैंक यू।